नमस्कार, मैं हूं प्रमिला दीक्षित। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष डिजिटल। 12th के बाद हर माँ बाप परेशान होते हैं कि बच्चों की पढ़ाई के लिए आगे किस दिशा में कैसे जाएं और बच्चे बहुत प्रैक्टिस करते रहते हैं, कोशिश करते रहते हैं कि कौन सा कोर्स लिया जाए, कहाँ पढ़ा जाए। और ऐसे में विदेश में पढ़ाई भी अपने आप में एक सपना होती है और TV9 भारतवर्ष आपके उसी सपने को साकार करने के लिए आपको पूरा एक गाइड की तरह समझा रहा है। जैसे देखते होंगे आप एग्जाम में, अगर आपको पता चल जाए पूरे सिलेबस की बजाय 20 प्रश्नों की कोई कुंजी मिल जाए या कोई बता दे कि ये 20 सवाल ही आने हैं, तो इसीलिए हम आपके लिए लेके आए हैं जर्मनी के गाइड कह सकते हैं हम आपको, रवि जी। बिल्कुल आप कह सकते हैं। रवि मुंजाल हैं जो एंड्रू डॉशलैंड के फाउंडर हैं और ये बताएंगे कि जर्मनी में पढ़ाई कैसे आप कर सकते हैं और किस तरह वहाँ पर फ्री एजुकेशन भारतीयों के लिए और सबके लिए उपलब्ध है। ये खास सीरीज है जिसके आज के एपिसोड में हम बात कर रहे हैं। पहले एपिसोड में हमने आपको बताया कि जर्मनी में पढ़ाई आखिर क्यों करनी है। आज के एपिसोड में बात हो रही है कि वहाँ किस तरह की यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक और प्राइवेट यूनिवर्सिटी का क्या फ़र्क है और आप किस यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर सकते हैं। रवि जी, बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमिला जी, आज आपने हमें यहाँ पर सेकेंड एपिसोड के लिए बुलाया और आज का विषय जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हमें जर्मन एजुकेशन के सिस्टम के बारे में समझने का मौका मिलेगा। जर्मन एजुकेशन कैसे काम करता है, इंडिया से उसका क्या कंपैरिजन है, क्या गैप्स हैं और उसको कैसे फिल किया जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में आज जाके उसके बारे में बात नहीं करूंगा बिकॉज नेक्स्ट एपिसोड में हम उसको कवर करेंगे। बट हाँ, मैं आपको एक बेसिक आइडिया कि मतलब जैसे यहाँ 10वीं 12वीं और फिर ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन होती है, क्या वहाँ भी यही सिस्टम होता है? सिस्टम यही होता है, लेकिन हमारे यहाँ पर एक अंतर है। जो जर्मनी की एजुकेशन सिस्टम है वहाँ पर 13 साल का होता है। अच्छा। और हिंदुस्तान में हमारे यहाँ पर 12 साल का है, तो 1 साल का यहाँ पर गैप है। उस गैप को फिल करने के लिए हमें बहुत प्रावधान दिए गए हैं सिस्टम के अंदर, आप उसको कैसे फिल कर सकते हैं और आप वहाँ जाकर भी जर्मनी के अंदर उसके बारे में उस फाउंडेशन कोर्स को हम उसको बोलते हैं 1 साल का जो है उसको कर सकते हैं। बट मैं उसमें डिटेल में नहीं जाऊँगा। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा सा यूनिवर्सिटीज़ के बारे में बता देता हूँ कि यूनिवर्सिटीज़ वहाँ कैसे काम करती हैं। जनरली यूनिवर्सिटीज़ जर्मनी में 3 भाग में डिवाइडेड हैं। पहले में यूनिवर्सिटी, जिसको हम जर्मन में यूनिवर्सिटेट बोलते हैं। दूसरा भाग फॉकहोचशूले, जिसको यूनिवर्सिटी ऑफ अप्लाइड साइंस बोला जाता है। और तीसरे भाग में आर्ट से रिलेटेड स्टडीज़ होती हैं। तो हम जो है इस एपिसोड में यूनिवर्सिटी और फॉकहोचशूले में अंतर समझेंगे कि फॉकहोचशूले क्या होते हैं, क्यों एग्जिस्ट करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में क्या होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ की अगर हम बात करें तो यूनिवर्सिटीज़ का मेन फोकस रिसर्च ओरिएंटेड होता है, थ्योरेटिकल बेस्ड होता है। वेयर एज फॉकहोचशूले में आपको मोर प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। आपको ऐसे सिचुएशन में पढ़ाई करनी होती है जो रियल वर्ल्ड में आप बाद में जॉब में जाके उसको इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, कोई ऐप बनानी है, कोई स्टार्टअप में आप आगे जाके उनको सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में आपको उनको सपोर्ट करना है। तो ये बेसिक डिफरेंस मैंने आपको बताया है। अगर किसी ने PhD की तरफ जाना है, किसी रिसर्च ओरिएंटेड लेटर ऑन PhD के बाद भी उसमें रहना है, तो उसके लिए यूनिवर्सिटीज़ होती हैं। उसके लिए फॉकहोचशूले नहीं होते हैं। आपके पास जनरली कैसे स्टूडेंट ज़्यादा आते हैं? क्योंकि एक शिक्षा का उद्देश्य तो ये होता है कि जल्दी से जल्द पैसा कमाने लगे। हाँ, तो उसमें जो दूसरा ऑप्शन है फॉकहोचशूले जो है, क्या वहाँ पर ज़्यादा स्टूडेंट जाते हैं? किनके लिए, किनको क्या चूज़ करना चाहिए? ऐसा नहीं है कि जब आप जॉब के लिए जाएंगे तो उसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंशिएट होगा, आप यूनिवर्सिटी से पास आउट हैं या फिर आप फॉकहोचशूले से पास आउट हैं, ऐसा नहीं है। जब आप जॉब के लिए जाते हैं तो आप अपने क्वालिफिकेशंस के आप कैसे प्रेजेंट कर रहे हैं एज अ ह्यूमन, एज अ इंडिविजुअल, व्हाट क्रेडेंशियल्स यू आर ब्रिंगिंग ऑन टेबल, दैट मैटर्स अ लॉट। तो कंपनियां कोई डिफरेंशिएट नहीं करती हैं। ऑफ कोर्स यूनिवर्सिटीज़, अगर आप किसी जॉब पे जा रहे हैं जहाँ पे मोर थ्योरेटिकल नॉलेज इज रिक्वायर्ड है, दो ऑन पेपर्स इट इज़ नॉट मैंडेटरी कि यू शुड कम फ्रॉम यूनिवर्सिटी और फॉकहोचशूले बैकग्राउंड, बट थोड़ा सा एज उसमें एकेडमिक मिलता ही है, वो सब जगह नॉर्मल है। बट अगर मैं सारे चीज़ों का अनुमान लगाकर आपको बताऊं तो ऐसा डिफरेंशिएट नहीं है कि नौकरी पहले यूनिवर्सिटी वाले को मिलेगी और फॉकहोचशूले वाले को नहीं मिलेगी। मैं आपके सामने बैठा हूं, मैंने खुद ने मास्टर्स जो है फॉकहोचशूले से किया हुआ है। अच्छा। सो मुझे भी जॉब मिली है। मैं पिछले 15-18 साल से मैंने जर्मनी के अंदर रह रहा हूँ और वहाँ काम किया है। तो आपके क्वेश्चन का आंसर कर एक उसमें लाइन में करूं तो ऐसा कोई डिफरेंशिएट नहीं होता है इनके बारे में। ये जो अदर टाइप ऑफ यूनिवर्सिटी जो फॉकहोचशूले आप बता रहे हैं, वो आपके इंडस्ट्री के एक्सपीरियंस को कैसे एनरिच करती है कि मतलब आपको मदद करेगी अगर आप कहीं आप नौकरी के लिए जा रहे हैं? क्योंकि आपने बताया मोर ऑफ प्रैक्टिकल सॉर्ट है। या प्रैक्टिकल सॉर्ट बिकॉज उसको कंपनी के हिसाब से ही मद्देनजर रख के कोर्सेज को बनाया गया है, जिसमें आपको 6 महीने मैंडेटरी इंटर्नशिप करनी पड़ेगी कंपनी में जाकर। आप
वहाँ पर रियल वर्ल्ड में कैसे इंडस्ट्री काम करती है, तो आप रियल वर्ल्ड में आप वहाँ पर काम कर रहे होते हैं। सो इसी वजह से फोकॉकशुले एग्जिस्टेंस में आए थे, जो कि 50 या 60 साल पहले हैं। अब अगर मैं यूनिवर्सिटीज़ का देखूं तो यूनिवर्सिटीज़ का इतिहास बहुत पुराना है, 200 से 300 साल 400 साल तक यूनिवर्सिटीज़ का इतिहास है। मैं पढ़ रही थी तो ये इसमें बैचलर्स, मास्टर और हाउस बिल्डिंग कोर्सेज हैं। इनको आप कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? हाउस बिल्डिंग क्या है और कैसे काम करता है? तो बेसिकली 3 तरह का पढ़ाई अगर मैं देखूं तो हाउस बिल्डिंग इज़ अ वोकेशनल ट्रेनिंग होता है, जो कि अगर आप कंपेयर करना चाहें हमारे इंडियन सिस्टम के हिसाब से, तो आप ITI की जो हम बात करते हैं उससे थोड़ा सा रिलेट कर पाएंगे आप उससे। स्किल डेवलपमेंट की तरफ थोड़ा। तो आप ये नॉर्मली क्या होता है कि आपने स्कूलिंग आपने ख़त्म किया, वहाँ पर स्कूलिंग में ही आपको आपके टीचर्स जो होते हैं आपको बताते हैं कि आप कौन सी डायरेक्शन के लिए फिट हैं। आप उनके साथ काम कर रहे हैं, रोज़मर्रा में वो आपको देख रहे हैं आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। तो उस स्कूलिंग सिस्टम में मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं अगली बार हम उसके बारे में बात करेंगे। तो कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो कि वोकेशनल ट्रेनिंग का रास्ता अपना सकते हैं, जो कि 3 साल का होता है, जिसके अंदर आप कंपनी के अंदर जाके ऑन जॉब ट्रेनिंग लेंगे, आपको वहाँ सैलरीज भी मिलती हैं, फिर उसके बाद आपने स्कूल में भी करेंगे। तो आप ये कह सकते हैं इट्स अ काइंड ऑफ अ ड्यूल प्रोग्राम। आपके पास दोनों जगह का एक्सपीरियंस है, आप भारतीय हैं और आप जर्मनी में रह रहे हैं, आप पूरी इसी प्रक्रिया के जरिए गए हैं। तो ये जो हाउस बिल्डिंग इंडियन स्टूडेंट जो कोर्स है वो इंडियन स्टूडेंट के लिए कितना रियलिस्टिक ऑप्शन है? कितना? मैं थोड़ा उससे पीछे आऊँगा इसको आंसर करने से पहले। हमें उससे पहले समझना होगा कि बैचलर्स क्या है, मास्टर्स कैसे कर सकते हैं। हाउस बिल्डिंग एक हो गया, आप स्कूल के बाद में जा सकते हैं। अब आपको ऐसा भी है, बहुत सारे हमारे विद्यार्थी हैं जो हिंदुस्तान से जाकर बैचलर्स भी करना चाहते हैं। उसके लिए रास्ता अलग है। उसके लिए आपको, जैसे मैंने बोला, कि 1 साल का फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा, जिसको स्टूडेंट कोलीग बोला जाता है। और उसके बारे में डिटेल में हम नेक्स्ट एपिसोड में डिस्कस करेंगे। मास्टर्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, सारे इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स हैं। वेयरएज जब मैं बैचलर्स की बात करता हूँ तो हम जर्मन टॉट प्रोग्राम्स की बात कर रहे हैं, कि आपको पहले जर्मन सीखना पड़ेगा। जर्मन किसके लिए? जब बैचलर्स के लिए आपको फाउंडेशन कोर्स करना पड़ेगा। तो डिटेल में उसको मैं अगले एपिसोड में बताऊंगा। आज हम बात करते हैं मास्टर्स के लिए अगर जाना है तो उसके लिए आपका बैचलर्स में अच्छे मार्क्स होने चाहिए, जिसको हम CGPA बोलते हैं, क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज। आपका वो अच्छा होना चाहिए। सेट कुछ नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि 75 से ऊपर होना चाहिए, 80 से ऊपर होना चाहिए। डिपेंड करता है कौन सी यूनिवर्सिटी में, कौन से कोर्स में आप जाना चाहते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। उसके हिसाब से हर यूनिवर्सिटी का एक सेट ऑफ क्राइटेरिया है। अगर मोटा मोटा मुझे पकड़ना पड़े तो आप मान के चलें कि अब अगर आप 65% से 70% तक आपके मार्क्स आ रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं अपनी एप्लीकेशन भेजने के लिए। ऑफ कोर्स अगर एक सीट के लिए पूरे वर्ल्ड वाइड से वहाँ पे कंपटीशन है तो आपका परसेंटेज जो है अच्छा होना चाहिए, ताकि आप मेन स्ट्रीम में आके आपको एडमिशन मिल सके। ये जो इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स और जर्मन टॉट प्रोग्राम्स आपने बताया, तो इनमें किस तरह का फ़र्क है और फ़ायदे दोनों के किस तरह हैं? ये इंडियन स्टूडेंट के लिए ख़ास तौर पे उनके संदर्भ में बात करें तो उनको कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा फ़ायदा करता है और दोनों के अलग अलग प्रो एंड कॉन्स क्या हैं? तो इंग्लिश प्रोग्राम्स मास्टर्स की अगर हम बात करें हमारे इंडियन स्टूडेंट्स के लिए, मोस्टली हमारे टॉट प्रोग्राम्स इंग्लिश में हैं और बहुत सारे विद्यार्थी उसी इंग्लिश प्रोग्राम्स की तरफ जाते हैं। अगर आप जर्मन की बात करना चाहें तो जर्मन में पहले पढ़ना पड़ेगा, बहुत लंबी जर्नी है। तो मैं हमेशा मास्टर्स के लिए यही सबको बोलता हूँ कि आप जर्मन पहले सीखें, इंडिया में सीख के जाएं 6 महीने 8 महीने, फिर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जाएं, ताकि जो आपने जर्मन लैंग्वेज सीखी है उसके बाद में आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। वो रिक्वायरमेंट नहीं है यूनिवर्सिटी की एडमिशन लेने के लिए, बेसिक्स आपको चाहिए, वो बोलते हैं A1 या A2 लेवल के लिए। बट टू इंटीग्रेट इनटू सोसाइटी आपको बेहतर रहेगा कि आप लैंग्वेज सीख के जाएं, बिकॉज वो आपको जब जॉब के लिए आप जाएंगे वो आपको बहुत मदद करने वाला है। आपको वो टाइम जर्मनी जाके स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, आप इंडिया में उसको सीख कर जा सकते हैं। तो आई पर्सनली रिकमेंड टू गो फॉर मास्टर्स इन इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। इतने सारे कोर्सेज आपने बताया और इतने सारे ऑप्शन बताया, और उसमें लैंग्वेज का भी ऑप्शन। इंडियन स्टूडेंट्स जब आते हैं आपके पास, तब आप उनको कोर्सेज चुनने के लिए किस तरह की सलाह देते हैं और क्या क्लैरिटी उनके पास होती है? क्योंकि बड़े कंफ्यूज होते हैं। आप देखेंगे तो बच्चों से कई बार बात करो तो कुछ तो बहुत क्लियर होते हैं बचपन से कि एस्ट्रोनॉट बनना है और वो तय करके बैठे हैं, लेकिन बड़े होते होते कुछ पैशन फॉलो करने की दिशा में बढ़ जाते हैं, जो पैशन पैसा नहीं देता। तो पैसा भी आए और आपके पसंद का काम हो, ये कितना संभव हो पाता है? हाँ, तो मेरा मानना ये है कि जब हम किसी कोर्स सिलेक्शन की बात करते हैं
तो सबसे पहले आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि आप क्या करना चाहते हैं, आप कौन सी दिशा में जाना चाहते हैं। आज से 5 साल के बाद अपने आप को आप कहाँ पर देखते हैं, कौन सी डायरेक्शन में, आपने एरोस्पेस में जाना है, मैकेनिकल करना है, आपने एआई से रिलेटेड कुछ करना है। तो ये इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं। पहले आप ये देखिए कि आपने कहाँ पर जाना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में आपको अपने CGP और या परसेंटेज जो मैंने बोला जो रिक्वायरमेंट है वो भी देखना होगा। कई बार ऐसा होता है कि यूनिवर्सिटीज़ की रिक्वायरमेंट कहीं पर 80% है या 85 है और आप उस क्रम में नहीं आ रहे हैं, तो ऐसी जगह आपको एप्लीकेशन भेजने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उसके अलावा आपको ये भी देखना है कि कौन से शहर में जा रहे हैं, बिकॉज शहर भी अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। मैं बात करूं, अगर आप म्यूनिक में पढ़ने जा रहे हैं तो म्यूनिक में लिविंग कॉस्ट बहुत होगी, जैसा लास्ट टाइम हमने बात किया था कि तो ये सारे फैक्टर हैं, आपको देखना पड़ेगा। और उसके साथ में बहुत इंपॉर्टेंट जो है, आपको ये देखना है उस शहर में कितनी इंडस्ट्रीज़ हैं, ताकि आप अपनी स्टडीज़ के ड्यूरेशन पे आप इंटर्नशिप करने जा सकते हैं, आप वर्क स्टूडेंट करने जा सकते हैं। उसके बाद में होने के बाद सेम शहर में आप अपनी जॉब स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये सारे आपको शहर के से पता लगता है कि आप कौन से शहर में जाना चाहते हैं। और स्टेम वर्सेस नॉन स्टेम्स में वहाँ के हिसाब से अगर मैं ज़्यादा एडवांटेज है? अगर मैं बात करूं, अगर इन जनरल बात किया जाए तो जर्मनी एक टेक्नोलॉजी ड्रिवन देश है, तो इसीलिए स्टेम का वहाँ पर बहुत ज़्यादा स्कोप है। स्पेशली मैं अपने इंडियन स्टूडेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ। बट ये सिनेरियो पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज हुआ है। अच्छा। जो आपने अभी जैसे हाउस बिल्डिंग की बात की, पहले ऐसा नहीं होता था कि आप डायरेक्टली जाके वहाँ पर आप वीज़ा कैटेगरीज होती हैं, आप चले जाएंगे और कर लेंगे। इतना आसान नहीं था, संभव नहीं था। बट आज की डेट में जर्मन गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव्स लिए हैं, दिल्ली गवर्नमेंट्स ने भी इनिशिएटिव्स लिए हैं कि आप डायरेक्टली इंडिया से हाउस बिल्डिंग करने जा सकते हो। तो ये दर्शाता है कि, और वो ज़रूरी नहीं है कि आपको टेक्निकल साइड में ही कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल है, आप नर्सिंग के लिए बहुत स्कोप है। नर्सिंग को लेकर आप बहुत सारे न्यूज़ में पढ़ते होंगे, जर्मन गवर्नमेंट के बहुत इनिशिएटिव्स हैं और बहुत सारे नर्सेज हमारी इंडिया से जर्मनी में जा रहे हैं और अभी भी बहुत गैप है। तो ये सब नॉन स्टेम है। तो ये जो ट्रेंड था पिछले 10 साल में काफ़ी चेंज हो रहा है। तो ये एक मिथ बन के रह गया है कि जर्मनी सिर्फ टेक्नोलॉजी के मामले में ही स्टूडेंट को एक्सेप्ट करता है। नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत सारी जॉब्स हैं, आप डिफरेंट फील्ड में जाके काम कर सकते हैं। आपको स्पेशल वीज़ा कैटेगरीज अभी जर्मन गवर्नमेंट ने ओपन कर दी हैं कि अगर आप जॉब करना चाहते हो, आप 6 महीने का वीज़ा लेके जा सकते हो, डायरेक्टली वहाँ पे 6 महीने जॉब कर सकते हो। स्पेशल कैटेगरीज वीज़ा हैं जो मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था, ब्लू कार्ड के लिए। उन्होंने नया एक अपॉर्चुनिटी कार्ड सिस्टम शुरू किया है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में पहले पॉइंट सिस्टम होता था। उसके दिशा में भी जर्मन गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि वो जर्मनी आए और जर्मन की इकॉनमी में कंट्रीब्यूट करें। मैंने कुछ दिन पहले एक करियर काउंसलर से ही बात की थी, तो उन्होंने बताया कि भारतीय माँ बाप जो हैं वो लगभग ऐसे कोर्सेज में अपने बच्चों को भेजते हैं, या तो आप वो उन्हें डॉक्टर बनाना चाहते हैं या मैनेजमेंट की तैयारी कराते हैं, जिनमें 90% फेलियर के चांसेस होते हैं, जबकि 78,000 करीब उन्होंने मुझे बताए थे करियर ऑप्शन हो सकते हैं और पूरे देश भर में। और इंडिया के हिसाब से अगर हम कुछ को हटा भी दें तो आप सोचिए 78,000 में कुछ हट भी गए तो कितना सारा वैरायटी मौजूद है। डेफिनेटली। मैनेजमेंट कोर्सेज का वहाँ पर भविष्य क्या है और क्या मैनेजमेंट के भी स्टूडेंट बहुत आते हैं? मैनेजमेंट कोर्सेज के स्टूडेंट्स आ रहे हैं। मैं पिछले कुछ सालों की बात करूं तो अगर फैमिली की बात करूं तो मेरी फैमिली में मेरे ब्रदर ने मैनेजमेंट साइड में है। अच्छा। मेरी कज़न की बेटी भी वहाँ पर गई है, उन्होंने भी मैनेजमेंट साइड में किया है। तो ट्रेंड चेंज हो रहा है, मैनेजमेंट साइड में भी लोग आ रहे हैं आज की डेट में। हाँ, लेकिन एक थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट ये है कि अगर आप जब मैनेजमेंट साइड में जा रहे हैं, आपको लैंग्वेज का बहुत अच्छा कमांड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप डिफरेंट स्टेक होल्डर से बात करते हैं। आपको जब जॉब में जाएंगे तो आपको यू हैव टू डील विद डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, और वो सारा का सारा हमारा जो भाषा का माध्यम है वो जर्मन है। तो मैं हमेशा इसलिए बोलता हूँ, अगर कोई मैनेजमेंट साइड में जाना चाहता है तो आप लैंग्वेज पर अपना कमांड लेकर जाएं। और बेहतर होगा कि अगर आप इंडिया में 1 या 2 साल वर्क एक्सपीरियंस गेन करके जाएं। ओके। हाँ, लेकिन आप यहाँ देखेंगे तो माँ बाप की ये भी कोशिश रहती है कि जब यूनिवर्सिटी चुनते हैं तो उसका कैंपस प्लेसमेंट कैसा है, वो बड़ा ध्यान रखा जाता है। जब आप ये बात कर रहे हैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी और पब्लिक यूनिवर्सिटी, जो यूनिवर्सिटेट है जर्मनी में, वहाँ दोनों में जॉब सिक्योरिटी या जॉब की गारंटी किस में बेहतर आपको लगती है, या वहाँ पर भी आप कुछ कमिट नहीं करना चाहेंगे कि मतलब तो ऐसा नहीं है? मैं आपको बताऊं कि पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ और प्राइवेट यूनिवर्सिटी में अंतर क्या है। प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ अगर मैं जाऊं तो पिछले 20 या 30 साल से एग्जिस्ट करती हैं,
और जो कि अभी 2010 से अगर ट्रेंड देखा जाए तो काफ़ी इंक्रीज हो गए हैं नंबर ऑफ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़, जो पहले नहीं होता था। एक मेजर डिफरेंस आप ये मान के चलें कि अगर हम यूनिवर्सिटीज़ की बात कर रहे हैं तो एक क्लास में हो सकता है कि आपको 150 से 200 बच्चा मिले। बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जहाँ पर प्रोफेसर का, आप सोचिए अगर एक क्लासरूम में कोई 150 या 200 बच्चे बैठे हुए हैं, उनके डिफरेंट सेशंस भी होते हैं। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि 200 एक साथ में बैठेंगे, बट वो 1-to-1 फोकस नहीं होता है। जो कि फॉक्सशूले में जिसमें हमने बात की थी, वहाँ पर एक क्लास में 30 या 40 बच्चे आपको मिलेंगे, तो इंडिविजुअल फोकस थोड़ा ज़्यादा होता है। सेम प्राइवेट में भी फॉक्सशूले की तरह ही 35 से 40 आपको एक क्लास के अंदर स्टूडेंट मिलेंगे। प्राइवेट का मेजर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर पेड हम बात कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ को फंडिंग बहुत अच्छी मिलती है, गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। यहाँ पर इंडिविजुअल प्लेयर्स उसमें आ जाते हैं, तो फंडिंग यहाँ पर कम होती है। ऐसा होता है कि जिस विद्यार्थी के मार्क्स थोड़ा लेट्स से वो कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे 80-90% वालों के लिए, वो चूज़ करते हैं कि प्राइवेट में जाना, जहाँ पर एडमिशन मिलने की संभावना थोड़ी बढ़ जाती है। जर्मनी इज़ नोन फॉर अ फ्री एजुकेशन, तो बहुत कम लोग हैं जो इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ना चाहेंगे। कोई भी नहीं छोड़ना चाहेगा। अगर आपकी एजुकेशन फ्री मतलब जीरो कॉस्ट पे अगर हो रही है, वर्सेस अगर आपको साल के अंदर 15 या 20 लाख रुपए खर्च करना पड़ेगा या 2 साल में खर्च करना पड़ेगा, सो हर कोई चाहता है उस पर फोकस करना मेन, लेकिन आप हर किसी को अकोमोडेट नहीं कर सकते हैं। इसीलिए प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो जाना चाहता है, जिसके 60% हैं, 65% हैं, उनके लिए भी ऑप्शन है, आप जा सकते हैं। अगर मैं प्राइवेट यूनिवर्सिटी की कॉस्ट की बात करूं, कंपैरिजन टू यूएस और यूके, बहुत डिफरेंस है। अगर यूएस से किसी को जॉब की संभावनाएं कहाँ ज़्यादा? जॉब में कहीं कोई डिफरेंशिएट नहीं आता है, कोई डिफरेंशिएट नहीं होगा कि अगर आप प्राइवेट से पढ़े हो, आप यहाँ से पढ़े हो। जॉब के लिए मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कहता है, आप एज अ इंडिविजुअल व्हाट यू कैन ब्रिंग ऑन अ टेबल, एडेड वैल्यू, दैट मैटर्स अ लॉट। और इंग्लिश टॉट कोर्सेज और जर्मन टॉट कोर्सेज, वो भी जॉब आउटकम में कुछ फ़र्क लाते हैं? मैं ये ज़रूर कहूँगा कि भाषा का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आप सोचिए, अगर मैं यहाँ से भी किसी दिल्ली को छोड़ के किसी दूसरी जगह पर जाऊँगा, तो इट्स ऑलवेज एडवाइजेबल आप वहाँ की लोकल लैंग्वेज को सीखें। चाहे मैं हिंदुस्तान के अंदर ही बात करूँ, तो लैंग्वेज सीखना आपको बहुत ज़रूरी रहेगा। डजेंट मैटर आप इंग्लिश टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं या जर्मन टॉट प्रोग्राम में जा रहे हैं। तो मेरा सभी से यही हमेशा अनुरोध रहता है, आप अपनी जर्मन लैंग्वेज को अच्छा कीजिए, जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। डजेंट मैटर अगर आपको जर्मनी में रहना ही नहीं है, इट्स एन इन्वेस्टमेंट। आप कभी वापस लौट के भी आते हैं, अगर आपकी जो बुद्धि है, आपकी जो है, वो कभी खराब नहीं जाती है, भाषा कभी नहीं जाती है। एक आपने पिछली बार बात की थी कि अगर आपको लगता है गलत कोर्स में आ गए तो आप हमेशा चेंज कर सकते हैं। रॉन्ग कोर्स सिलेक्शन के ज़्यादातर कारण क्या होते हैं कॉमन, जो यहाँ से स्टूडेंट जाते हैं, और फिर आप उनको किस तरह अमेंड करवाते हैं? अब अवेयरनेस नहीं होना है कि आपने कोर्स करिकुलम पढ़ा है, कि आपने देखा कंप्यूटर साइंस है, तो कंप्यूटर साइंस जैसा मैंने आपको बताया कि कोर्स जो है यूनिवर्सिटी में, उसके सब्जेक्ट्स डिफरेंट हो सकते हैं, एल्गोरिथम से बेस्ड हो सकता है, साइबर सिक्योरिटी हो सकता है, एआई हो सकता है, और फॉक्सशूले में वो डिफरेंट हो सकते हैं। तो स्टूडेंट जो गलती मेरे हिसाब से करते हैं, वो डिटेल में कोर्स करिकुलम क्या होता है उसको नहीं समझ पाते हैं। एडमिशन लेने के लिए जर्मनी जाना है, चले जाएंगे, बाद में उनको पता लगेगा अच्छा मुझे पीएचडी भी करना है, बाद में जाके उनका हृदय परिवर्तन हो गया और या माइंड चेंज हो गया। अब उनको ये नहीं मालूम कि फॉक्सशूले से अगर आपने किया है, आपके लिए बहुत मुश्किल है पीएचडी के डायरेक्शन में जाना। सो ये जो रिसर्च है, कहाँ पे आपके लॉन्ग टर्म्स गोल क्या है, हम उसमें मदद करते हैं करियर काउंसलिंग में, असेसमेंट करने में, और हम यूनिवर्सिटी सिलेक्शन करते हैं बेस्ड ऑन सिटी, जो मैंने आपको डिफरेंट टॉपिक्स बताए थे, उनको मद्देनज़र रखते हुए हम बच्चे के रिक्वायरमेंट के हिसाब से करते हैं। अगर आप मानकर चलें कि मैं किसी बच्चे ने यहाँ पर 65% और 70% मार्क्स लिए हैं, और हम TU9 भी एक काइंड ऑफ टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बारे में उसके अंदर उनका लेवल जो है IIT के बराबर है। अच्छा, हो सकता है आपका एडमिशन हो जाए, लेकिन आप बाद में क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो क्या फ़ायदा है ऐसी स्टडीज़ का कि आप जाके स्ट्रेस में हैं। उन यूनिवर्सिटीज़ का लेवल थोड़ा अलग है, लेवल इन टर्म्स ऑफ उनका फोकस अलग है। तो हर बच्चे को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ पर जाकर फिट हो रहा है, उसकी क्या इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। TU9 क्या है ये, इसको अगर भारतीय संदर्भ में समझा जाए तो? ये TU9 अगर मैं बोलूँ तो जर्मनी की IITs हैं, जो कि ग्रुप ऑफ 9 यूनिवर्सिटीज़ ने एक ग्रुप बनाया था, जिसमें उनका मेन फोकस रिसर्च ओरिएंटेड है, जो एक वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। हर TU9 जो है एक कोर्स के लिए फेमस है।
अगर मैं बात करूं कार्लसरूहे की, वन ऑफ द बेस्ट कंप्यूटर साइंस प्रोग्राम, मैं TU म्यूनिक की बात करूं तो वहाँ भी कंप्यूटर साइंस का भी बहुत अच्छा है, आखन है, मैकेनिकल यूनिवर्सिटी है, स्टुटगार्ट है, एरोस्पेस है। तो ये यहाँ पर आप बहुत ही डिटेल्ड एजुकेशन आप यहाँ पर ग्रहण कर सकते हैं यूनिवर्सिटीज़ में। प्रोफेसर से आप उनकी नॉलेज को उनका फ़ायदा, मैं बोलूँगा फ़ायदा उठाएंगे जब आप नॉलेज किसी से गेन करते हैं तो उनके लिए TU 9 आते हैं। अगर आपने मान लो कि किसी रिसर्च में जाना है, बाद में एल्गोरिथम और या फिर आप किसी भी रिसर्च में जाना चाहेंगे तो टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ बहुत आपका साथ देते हैं और बहुत आपको हेल्प करते हैं आगे अग्रसर होने के लिए। एक आपने जो बात की थी क्यूमुलेटिव ग्रेड पॉइंट एवरेज सिस्टम जो एक होता है CGPA, जैसे हमारे यहाँ जो 12th के बाद एग्ज़ाम्स होते हैं, CUT होता है और इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, इसके साथ साथ कुछ ऐसा भी होता है लोग कि आपकी रुचि समझने के लिए, जैसे ब्रेन मैपिंग नहीं, माइंड मैपिंग जैसा कुछ एक मैं कहीं पर पढ़ रही थी, इस तरह की भी कोई व्यवस्था होती है कि जिसके ज़रिए अंदाज़ा लगाया जाता है कि किस तरफ आपका रुझान, आपकी रुचि या आप जहाँ जिस क्षेत्र में अच्छा कर सकते हैं स्टूडेंट्स। ये बहुत मेरे हिसाब से बहुत फैंसी वर्ड है ब्रेन मैपिंग और ये सारी। अगर मैं बात करूं ब्रेन मैपिंग तो हम खासतौर पर अपराध की स्टोरीज में पढ़ते हैं लेकिन बच्चों के लिए वो माइंड कुछ ग्राफ कुछ ऐसा कुछ टर्म है, मैं भी भूल रही हूँ। तो हम उसके लिए क्या करते हैं, हम स्टार्टिंग में एक असेसमेंट टाइप से करते हैं। आप उसको ब्रेन मैपिंग और करियर काउंसलिंग और वट एवर नेम यू वांट टू गिव इट टू दैट, उस डायरेक्शन में हम देखते हैं। माइंड मैपिंग आप उसमें क्या करते हैं, बच्चे से सबसे पहले पूछते हैं कि उन्होंने जो आपके 12th में आपने एक्स्ट्रा करिकुलम में क्या किया था, 10th में ग्रेड कितने हैं, +2 में ग्रेड कितने हैं, उसके अलावा उन्होंने किसी डायरेक्शन में जाके कुछ किया है या वो क्या करना चाहते हैं, क्या नहीं करना चाहते हैं। आज मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो जेनजीज जो हम बच्चे बोलते हैं उनको इन चीज़ों की थोड़ी हमसे ज़्यादा नॉलेज है। सोशल मीडिया बहुत एक्टिव है और वो उसी फील्ड में जाना चाहते हैं जिसमें वो आगे ग्रोथ कर पाएँ। रवि जी के पास आने से पहले उन बच्चों को किन टूल्स का इस्तेमाल करना चाहिए या सही कोर्स सिलेक्शन के लिए किस टूल्स को इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास आते हैं तो आप काफ़ी सारी व्यवस्था करते हैं, लेकिन आपके पास आने से पहले उन्हें क्या तैयारी करनी चाहिए वो भी बता दीजिए। मैं हमेशा कहता हूँ कि लैंग्वेज सबसे पहले अपने आप को आप अपनी नॉलेज बढ़ाएं। आज की डेट में गूगल पे जाके बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप देखें कि जो मैं बता रहा हूँ वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको हर प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। कुछ आप कोर्सेज़ के बारे में थोड़ा सा अपना रिसर्च भी कर सकते हैं, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं। बैचलर्स के लिए थोड़ा डिफ़िकल्ट है, ऐसा कोई एक कॉमन प्लेटफॉर्म नहीं है जहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। हर यूनिवर्सिटी की अलग व्यवस्था है, आपको यूनिवर्सिटी और स्टेट के हिसाब से देखना पड़ता है। बैचलर्स के लिए आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलता है। आप थोड़ा रिसर्च करके आएँ किसी भी चीज़ के लिए। आप किसी भी कंसल्टेंट के पास आप ये मत सोच के जाएँ कि कंसल्टेंट ही आपका सारा काम करेगा, क्योंकि जब तक आपको उस विषय के बारे में नॉलेज नहीं है, रवि बताए, प्रमिला जी बताएं, कोई भी बताए, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आपको पहले अपनी नॉलेज को थोड़ा बढ़ाएं, फिर आप सही क्वेश्चन पूछ सकते हैं, सही गाइडेंस आपको मिल सकती है। तो मेरे हिसाब से मैं ये बोलूँगा कि आप थोड़ा सा अपना रिसर्च करें। दूसरा, अगर आप जर्मनी जाना चाहते हैं, लैंग्वेज उस पर अपना फोकस आप हमेशा रखें। आप स्टेम में जाना चाहते हैं, नॉन स्टेम में जाना चाहते हैं, आउसबिल्डिंग में जाना चाहते हैं, किसी भी जगह पे लैंग्वेज का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण लैंग्वेज जर्मन लैंग्वेज आई एम टॉकिंग अबाउट। ओके, आप हिंदुस्तान में देखते हैं तो कंपटीशन हर तरफ है। आपको एक पोस्ट के लिए आप इतने सारे एप्लीकेशंस आते हैं और वैसे ही पढ़ाई के लिए भी जब आप जाते हैं तो इतना ज़्यादा कट ऑफ होता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। क्या वहाँ भी इसी तरह की स्थिति है, कितना कंपटीशन है और एडमिशन कितना टफ होता है? हाँ, तो मैं आपने एक क्वेश्चन पहले भी पूछा था, मैं थोड़ा अब उस पर आ रहा हूँ कि जब आपने मुझे पूछा था कि कंपनी प्लेसमेंट क्या होता है और ये सारी चीज़ें। अब ये क्वेश्चन एक मुझे लग रहा है कि मैं इसका एक साथ आंसर दे सकता हूँ। जर्मनी के अंदर प्लेसमेंट का कोई अपना तरीका नहीं है। जैसे कंपनियां यूनिवर्सिटी में जाएंगी एंड वहाँ से कैंपस प्लेसमेंट, ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं एग्जिस्ट करता है। वो सबके लिए, आप चाहे होकस्कूले से पढ़ रहे हैं, चाहे यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे हैं, चाहे प्राइवेट से पढ़ रहे हैं, आपको खुद एप्लीकेशंस भेजने होते हैं। डिफरेंट पोर्टल्स बने हुए हैं जहाँ से आप टारगेट कर सकते हैं। कई बार यूनिवर्सिटीज़ आती हैं, वो अपने फेयर्स अरेंज करते हैं जहाँ पर आप उनसे जाकर उनके कंपनी के बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जॉब रिक्वायरमेंट जान सकते हैं। बट एज सच कैंपस प्लेसमेंट नहीं होता है जर्मनी के अंदर में। तो अगर किसी के दिमाग में ये है कि जर्मनी में होता है, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो भी आपको बोल रहा है वो मेरे हिसाब से सब झूठ बोल रहे हैं। अगर एक आधी यूनिवर्सिटी में, कोई प्राइवेट यूनिवर्सिटी में 4 या 5 कंपनी आ गई तो उससे मैं जनरलाइज नहीं करूँगा, मैं मेजोरिटी नहीं होता है।
आपको सिंपल सिलेक्शन प्रोसेस से जाना पड़ता है। एक जर्मनी का फिक्स्ड सेट ऑफ डॉक्यूमेंटेशन है। आपको उसी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आपको अपना CV भेजना होगा, कवर लेटर भेजना होगा, आप क्या करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, ये जॉब आपने के लिए है, तो आपको वो अपने कवर लेटर में इंडिकेशन होना चाहिए। फिर आप सिलेक्शन प्रोसेस में जाएंगे, सिलेक्शन प्रोसेस के हिसाब से आपका वहाँ पर सिलेक्शन होगा। अब आप ये मान के चलें कि थोड़ा कंपटीशन तो होगा ही कि एक जॉब्स के लिए अगर मार्केट में है, तो यहाँ पर हिंदुस्तान में एक जॉब के लिए आपको पता है लाखों में एप्लीकेशंस आती हैं। तो जर्मनी में उतना कंपटीशन नहीं है इंडिया के कंपैरिजन बिकॉज ऑफ पॉपुलेशन एंड ऑल्सो देयर इज़ अ ह्यूज रिक्वायरमेंट इन जर्मनी अभी। तो जो डिमांड एंड सप्लाई है उसमें काफ़ी गैप है, तो जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं वहाँ पर मिलने के। बट हाँ, आपको उस प्रक्रिया से गुजरना होगा, एक इंटरव्यू की प्रक्रिया होती है। और अमूमन कितना टाइम लगता है, क्योंकि अगर सरकारी प्रक्रिया भी है, क्योंकि भारत में सरकारी प्रक्रिया का जो समय अवधि है, जो टाइम ड्यूरेशन है, और वहाँ जो है उसमें कितना फर्क? जॉब लेने के लिए आप मान के चले, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से आप 2 से 3 महीने का टाइम आराम से मानकर चल सकते हैं कि मिनिमम आपको 2 से 3 महीने लगेगा। किसी को ज़्यादा भी लगता है, किसी को 5 महीने भी लग सकते हैं, 6 महीने, बट अमूमन 3 महीने के अंदर जॉब अपना टारगेट कर सकते हैं। कि आप ये ना सोचें आज आपने एप्लीकेशन भेज दिया तो कल उसका आंसर आएगा। जैसा मैंने बोला कि एक प्रक्रिया है, हर कंपनी एक प्रक्रिया से ही गुजरती है, तो आप 2 से 3 महीने का आप मानकर चल सकते हैं। और एडमिशन के लिए भी? एडमिशन के लिए टाइमलाइन अलग है। एडमिशन का टाइमलाइन हम आपको डिटेल में भी दिखाएंगे आने वाले एपिसोड के अंदर। प्रोसेस कैसे होता है वो मतलब प्रक्रिया उतनी टफ नहीं है? उतनी टफ नहीं है डेफिनेटली। आप ये मान के चले मोटा मोटा 6 महीने से 8 महीने का टाइम लगता है, जिसमें आपको यूनिवर्सिटी सिलेक्शन भी होता है, आपकी करियर काउंसलिंग भी होती है, आपको एप्लीकेशन सबमिशन भी होता है, आपका वीज़ा एप्लीकेशन भी होता है। तो आप 8 महीने का टाइम मानकर चलेंगे, उससे पहले आप अपने आप को प्रिपेयर करें और अपनी एप्लीकेशन की तरफ अग्रसर हों। उसमें अच्छा डॉक्यूमेंटेशन बहुत महत्वपूर्ण है जर्मनी में एडमिशन लेने के लिए। आखिरी सवाल रवि जी, आप इतने लंबे वक्त से क्योंकि इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, आमतौर पर जब किसी यूनिवर्सिटी में जब माँ बाप पढ़ाने के लिए बच्चे को भेजते हैं तो वो ब्रोशर में ये ज़रूर देखते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट, क्या गारंटी वगैरह। आपके पास कोई गर्दन पकड़ने या फिर ऐसे नहीं आते कि आपने गारंटी की थी, या आप गारंटी नहीं देते, आप सिर्फ यहाँ से पढ़ाई तक का ही सफ़र साथ देते हैं और उसके आगे का नहीं? ऐसा नहीं है कि यहाँ पर हम जो काम करते हैं उसमें एक रिलेशनशिप बिल्डिंग की बात कर रहे हैं। ऐसा बहुत होता है कि हमारी सर्विसेज हैं एक टाइम के बाद ख़त्म होती हैं अगर हम कॉन्ट्रैक्ट की बात करें या किसी चीज़ की, लेकिन हमारा उद्देश्य वो नहीं है। हमारा उद्देश्य है कि जो बच्चा वहाँ गया है हम उसके साथ में जुड़े रहें, उसको गाइडेंस देते रहें जितना हम प्रोवाइड कर सकते हैं। तो अगर मैं बात करूँ जितने हम स्टूडेंट्स को हम भेज चुके हैं, आज भी हम उनके टच में रहते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ डेली हम उनसे बात करते हैं, बट कभी 2 महीने में एक बारी या 3 महीने में एक बारी या महीने में 2 बारी, जैसे भी हमें टाइम मिलता है हम उनके साथ टच में रहते हैं। और दूसरा रही गारंटी, कुछ नहीं होती है। अब आप अगर आज आप ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, डॉक्टर पहले आपसे साइन करा लेता है कि उसकी कोई भी गारंटी नहीं है। तो अगर आपको कोई गारंटी दे रहा है, गारंटी नहीं है, क्योंकि आपके क्रेडेंशियल्स के ऊपर आपका एडमिशन होगा। हम एक माध्यम है आपके क्रेडेंशियल्स को दिखाना जर्मन सिस्टम के हिसाब से, डॉक्यूमेंटेशन सेट के हिसाब से। बट हाँ, हम ये कह सकते हैं कि आज तक हमने जितने भी विद्यार्थियों को हेल्प किया है उन सबका एडमिशन्स हुआ है, ये हम कह सकते हैं। ओके, और जॉब भी सारे के सारे अभी तक जो भी हैं सब जॉब्स में सेटल हो गए हैं। मैंने जैसा आपको बोला, चैलेंजेस होते हैं, आपको इंडिया में भी होंगे, बाहर भी होंगे। कहीं आप ये ना सोचिए कि जर्मनी जाके आपको पहले दिन से आपको ये सब कुछ हो जाएगा, नहीं। रवि जी ने गारंटी तो नहीं ली है, लेकिन फिर भी बता दिया है, अभी तक जिनको भेजा है उन सबको एडमिशन में भी मिला है और उनके जॉब भी लगे हैं। तो आज के प्रोग्राम में इतना ही कि आज हमने आपको यूनिवर्सिटीज़ का फ़र्क बताया और ये बताया कहाँ कौन से किस तरह के कोर्सेज हैं। अगली बार पेन और पेपर लेकर भी आप बैठ सकते हैं, क्योंकि फॉर्म कैसे भरें उन सबके और ये आपको तैयार करेंगे। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, किस तरह के लोग अप्लाई कर सकते हैं, कैसे कैसे क्या प्रक्रिया होती है, उस सब के बारे में आपको आगाह करेंगे, उस सब की आपको जानकारी देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगले एपिसोड में।